राजधानी में लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मेट्रो, रेल और सड़क मार्ग से जुड़े कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें मेट्रो के चौथे चरण में मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम, आरके आश्रम विस्तार परियोजना के दीपाली चौक पेतमपुरा से मजलिस पार्क तक एलिवेटेड कॉरिडोर और पिंक लाइन पर मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को मेट्रो के 2 कॉरिडोर चालू हो जाएंगे। इनमें से एक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलेगी। वहीं 3 अन्य कॉरिडोर की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री इन प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं रिंग मेट्रो है क्या और इसकी विशेषताएं क्या हैं। मेट्रो विस्तार के बाद रिंग कॉरिडोर लगभग 71 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इस रूट पर 46 स्टेशन होंगे, जिसमें 8 नए स्टेशन जोड़े गए हैं। मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर के बीच हिस्सा खुलेगा। लगभग 12.3 किलोमीटर का हिस्सा खुलने से यह रिंग पूरी हो जाएगी। यह रिंग आउटर रिंग रोड के समानांतर चलता है। यह दिल्ली के उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के बीच सीधा संपर्क को जोड़ेगा। रिंग मेट्रो के शुरू होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा, कारण इस रूट पर सघन आबादी भी है। यात्री अब एक ही ट्रेन में बैठकर पूरी दिल्ली का चक्कर लगा सकेंगे। यात्रियों को दिशा बदलने के लिए बार बार उतरना नहीं पड़ेगा। लोगों का समय बचेगा और सड़क पर जाम से राहत मिलेगी। महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री मेट्रो के 3 कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इसमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है। एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक गोल्डन लाइन का विस्तार है और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन विस्तार शामिल है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में लोगों को सहूलियत मिलेगी और उनकी यात्रा सुखद होगी। यात्रियों का समय बचेगा और सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा। और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने रिंग मेट्रो और मेट्रो की परियोजनाओं को लेकर कहा, केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के लोगों के हित में काम कर रही है। इन परियोजनाओं से उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ, उस क्षेत्र में मेरे सांसद बनने के पहले तक मेट्रो नहीं आती थी। एक बगल के लाइन से ईस्ट में जाती थी मेट्रो, मगर हमारी लोकसभा में नहीं थी। हमने पहला फेज भी किया और अब जो चौथा फेज है, पहला फेज जो मैं किया वास्तव में तीसरा फेज था, उसमें हमारे यहाँ आया एक्सयू बिहार तक। अब हम लोग 8 मार्च को एक बहुत बड़ी सुविधा वाला कि हमारे गोंडा में रहने वाला गोकलपुरी, मुस्तफ़ाबाद, सीमापुरी, चाहे वो सीलमपुर में रहते हों या करावल नगर रहते हों या फिर वजीराबाद रहते हों, तिमारपुर, बुराड़ी, जड़ौदा, ये सब लोग अब मेट्रो का उपयोग करेंगे और इस नाते बहुत सारी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौर करने वाली बात है कि इन परियोजनाओं से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के शहरों को भी बड़ा लाभ होगा। फरीदाबाद और वल्लभगढ़ के निवासी वॉलेट लाइन के माध्यम से तुगलकाबाद पहुंचकर गोल्डन लाइन के जरिए सीधे एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल 1 तक जा पाएंगे। वहीं नोएडा के यात्री मजेंटा लाइन से कालिंदी कुंज पहुंचकर गोल्डन लाइन के माध्यम से एयरपोर्ट और दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों तक आसानी से यात्रा कर पाएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन यात्रा और भी सुगम होने वाली है और इसका फायदा पूरा एनसीआर को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज इसी मामले पर हम बात करने वाले हैं और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रिंग मेट्रो नेटवर्क से परिवहन व्यवस्था कितनी मजबूत होगी। दूसरा सवाल, मेट्रो के विस्तार की जो गति है वो कैसी है, अच्छा है, बुरा है या धीमी लगती है। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये पूरे एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जब बात करें तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर भी इंटरकनेक्टेड है। विशेष तौर पर जो नोएडा है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, ये वो क्षेत्र हैं जो एनसीआर के हिस्से, हालांकि एनसीआर के हिस्सा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो 4-5 जिले हैं दिल्ली के बाहर के, यहाँ से लगातार रोजाना लाखों कम्यूटर्स कम्यूट करते हैं। यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम से लोग दिल्ली आते हैं या दिल्ली के लोग इन जगहों पर कामकाज के लिए जाते हैं। तो परिवहन व्यवस्था को और कैसे एनसीआर के मजबूत बनाया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो 8 तारीख को 2 कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है और 3 कॉरिडोर का जो शिलान्यास होना है
ये किस तरीके से दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी? चलिए, मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल नीरज तिवारी जी आपसे ही, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको मानते हैं? क्योंकि कहने को तो वो मात्र 7-8-10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर से कुछ 12.3 या 12.5 है जो खुलेगा, और उस पूरे रूट को वो एक रिंग मेट्रो के तौर पर उसको कन्वर्ट करेगा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको मानते हैं सरकार के लिए और मेट्रो विस्तार के नजरिए से? देखिए, अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार जो कर रही है। तो इसके पहले वहां तक मेट्रो पहुंचा नहीं था, और जब सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो होता है, खास तौर से बुरारी, वहां से इमारपुर, वजीराबाद, ये लोग इससे वंचित थे और ये लोग काफी इससे लाभान्वित होंगे। और इस परियोजना पर हमारी सरकार की काम वर्षों से चल रही थी। तो आने वाले समय में सिर्फ वही नहीं, आपने अभी देखा होगा, आपने अभी अपने स्पीच में ये बोला था कि परिवहन डिपार्टमेंट पर या परिवहन परियोजना पर या परिवहन सुविधा पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अभी एक और आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि पूरे 11 साल में जो सरकार सिर्फ 2000 ईवी बस भी नहीं दे पाई, हमने एक साल में 4000 ईवी बस उतारा है आप दिल्ली में। ये आंकड़ा है मेट्रो की। जो ये सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि है कि जहां ये मेट्रो जा रहा है, वहां की ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे। आपने ये बात सही कहा कि 12 पॉइंट कुछ या 13 पॉइंट कुछ एक किलोमीटर के रेंज में एक एरो सिटी से टर्मिनल 1 और एक तुगलकाबाद से कालकाजी और ये इंद्रप्रस्थ से जा रही है। तो उसमें वो किलोमीटर जो भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा होगा और इससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार दिल्ली में हमारी सरकार जब आई है, 1 साल होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 8 तारीख को ही हमारी सरकार की शपथ हुई थी, शायद जहां तक मुझे याद है, और उस दिन महिला दिवस भी है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी तोहफा खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसमें और दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। और जो सरकार ये बोलती थी हमसे, ये सवाल करती थी कि आपने 2500 नहीं दिया, हो सकता है अभी भी ये सवाल आए, मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ कि वो 2500 रुपया का भी बजट रिलोकेट बहुत पहले हो चुका है और उस पर प्लानिंग चल रही है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। हमने सिलेंडर की बात किया, सिलेंडर भी आपने देखा होली में दे दिया हमने 15 लाख महिलाओं को या 15 लाख परिवार कहिए, ठीक है। हमने जो जो वादा किया है, मैं आपके चैनल पर जब भी आया हूं तो मैंने आपसे बड़ी विनम्रता से, बड़ी पॉजिटिविटी से ये बात बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वर्क डिलीवर करने में विश्वास करती है। और मेरी सरकार जहां भी है भारतवर्ष में, आप उस चीज को देखिए कि मैंने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसका 99.9% पूरा किया है, चाहे वो 2014 का केंद्र का मैनिफेस्टो हो या हमारी राज्य की सरकार की मैनिफेस्टो हो। हम अपने कार्यकाल में ये पूरा कोशिश करते हैं कि उसको पूर्ण कर दे। लेकिन विपक्ष क्या करता है, मैनिफेस्टो तो जारी करता है लेकिन उसको मजाक बनाता है, अपना 25% मैनिफेस्टो भी पूरा नहीं करता है। तो आज वो लोग ये सवाल अब नहीं कर सकते हैं हमको कि हम क्या कर रहे हैं दिल्ली में। हमने सिलेंडर भी दिया, हमने उसकी भी बजट रिलोकेट कर दिया है, हमने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जो आपको एक उदाहरण दिए, बहुत बड़ा उदाहरण है कि 11 साल में 2000 और 1 साल में 2000, तो कितना बड़ा, समझने वालों के लिए समझदारी काफी है। और दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि दिल्ली जो है, विकसित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही बन सकती है। और हमारी मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रही हैं, 10 सेकंड लेंगे आपसे हम, जिस तरह से काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दा पर हो, जमुना सफाई हो, पॉल्यूशन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो। अभी शिक्षा में हम लोगों ने ड्रास्टिक चेंज किया है, उसमें पहली बार 27 साल में ये हमारे शिक्षा मंत्री ने ये लागू कराया कि जो फीस निर्धारित होगा उसमें जो गार्जियन होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो भी उस मीटिंग में होंगे। अब इन लोगों ने सवाल उठाया कि कोर्ट चले गए प्राइवेट स्कूल वाले, तो हम उनके पक्ष में है हमारी सरकार। तो बहुत समझदारी की बात है कि जब हम उनके पक्ष में देते, अगर उनके पक्ष में हम काम करते, तो
कोर्ट जाके वो लोग, और मुकुल रस्तोगी जैसे वकील जो एक एक दिन का फीस कितना है आपसे नहीं छुपा होगा, मैं चैनल पर नहीं बोलना चाहता हूँ, उसको रख रहे हैं। तो ये इन सब सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आ रही है सामने जनता की, और जनता विश्वास कर रही है। इसी का नतीजा था कि उपचुनाव जो हुआ उसमें मेरा 10% वोट बढ़ा था, क्योंकि हम काम करने की नीयत से आए हैं। ठीक है, ठीक है, केवल भाई साहब नीरज जी आता हूं, दिखने लगा है। ठीक है, आता हूं। मनीष झा जी शायद कहीं भी मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज तो आपको जा ही रही होगी। प्रश्न सीधा सीधा यही है, आप इसे उपलब्धि मानते हैं, नहीं मानते हैं, या आपको लगता है कि भाई रूटीन काम है, ठीक है, सब चल रहा था, ये भी हो गया? मनीष जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। धर्मराज जी आपको नमस्कार। नमस्कार। और मेरे सवाल को आपने काफी आसान कर दिया, उत्तर आपने खुद ही दे दिया। ये देखिए, एक डीएमआरसी का जो रूटीन वर्क है, हाँ, और डीएमआरसी का जो लेआउट प्लान है उसमें निर्धारित है। दूसरी बात मैं आपको ये सबसे अहम बात ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से तिवारी जी अपनी पीठ थपथपा रहे, या इनसे ये पूछा जाए कि इसमें रेखा सरकार का क्या योगदान है। ये काम ऑलरेडी जो है आज से 4 साल 4.5 साल पहले ऑलरेडी चालू हो चुका था। दिल्ली सरकार, तत्कालीन दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी ने बजट एलोकेट कर रखा है, जो कि दिल्ली सरकार का जो उसमें हिस्सा आता है। मैं आपको बता दूं 18,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, फेज 3 फेज 4 का, जिसमें पूरा बुराड़ी, झरोडा, जो यमुना पार का ये हिस्सा ये कवर करेगा। और जी हाँ, पूरी तरीके से पूरी दिल्ली को ये एक अपने आप में लेगा। इसके बाद जो एक्सटेंशन प्लान होगा वो नरेला तक जाएगा। ये भी एक मास्टर प्लान का, जो डीएमआरसी का मास्टर प्लान है उसमें ये निर्गत है। तो देखिए, ये मैं इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा सरकार है, दूसरे के काम को क्रेडिट चोर सरकार है। दूसरे, अभी इन्होंने बोला 2000 ईवी बस नहीं ला पाए। अरे आपने जो बस में आपने कलर चेंज करके देवी बस देख के आपने दूसरे के बसों को अपना बस का नाम दे दिया, दूसरे के बनाए हुए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को आपने अपना स्कूल का नाम दे दिया। और तो और देखिए धर्मराज जी, सबसे मजाकिया बात इस सरकार की ये रहा कि कल या परसों में देख रहा था अखबार में कि इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होने वाला था, उद्घाटन होने वाला, मुख्यमंत्री रेखा जी का वहां पे का बड़ा सारा फोटो, नरेंद्र मोदी जी का फोटो, और अगले दिन जो है उसमें निकलता है कि वहां के जो बच्चे हैं वो आईआईटी कंप्लीट कर गए। अरे स्कूल का उद्घाटन होना शेष है, 10 दिन बाद उद्घाटन होगा और बच्चे पहले से आईआईटी कंप्लीट कर जा रहे हैं। आप उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आपको जिसका क्रेडिट है, जिसके टाइम में काम हुआ है, जिस सरकार के काम में काम हुआ है, आपको उसका क्रेडिट देना होगा। जनता सब जान रही है, प्रेस वाले, जर्नलिस्ट सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से दूसरे के कामों को अपना रंग देना और दूसरे का क्रेडिट चोरी करना, यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। इस सरकार का ईमान और इरादा जो है बिल्कुल जो है दिवालियापन है, और जनता के कामों से इनका कोई भी सरोकार नहीं रहा। दिल्ली की जनता ने ये देख रही है कि पूरे 1 साल में, अभी ये बता रहे थे कि 8 मार्च, अरे 8 मार्च नहीं, 8 फरवरी को आपकी सरकार की शपथ ग्रहण हुई थी। पूरे 1 साल 1 महीने होने को चले हैं और अभी तक आपने जो डिलीवर नहीं किया। कम से कम हमें ये खुशी होती, हम जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते अगर महिला दिवस के दिन वो 2500 रुपए का घोषणा कर देती, दिल्ली की सभी महिलाओं को सिलेंडर मिल गया होता। और देखिए तिवारी जी को पता था कि हमें ये सवाल विपक्ष लोग करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया। तिवारी जी रुकिए, जब आप बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। आलोचना, यही दिक्कत है सरकार की, जब भी कोई आलोचना करे तो उनका हाल ये नीतीश कुमार की तरह कर देते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार की, इसलिए मैं ये बताना जरूरी है क्योंकि इस सरकार का जो काम काज है और सारा इनका जो फिक्र है, ये चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से गिराया जाए, डेमोलिश किया जाए, किस प्रकार से दूसरे के विधायकों को, सांसदों को चोरी किया जाए, किस प्रकार से पूरी की पूरी पार्टी को चोरी किया जाए, इन सब चीजों में ये फिक्रमंद है। लेकिन देखिए समय चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से न्यायालय ने अभी हमें न्याय दिया है अरविंद केजरीवाल, चलिए ठीक है इस मामले में, चलिए अब आते हैं जल्दी से, ठीक है मनीष भाई रुक जाइए।
एक मिनट, एक सेकंड। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस सरकार को ज्यादा पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। ये डीएमआरसी के प्रोजेक्ट में ये ऑलरेडी मास्टर प्लान में निर्गत है, इसलिए कुछ ऐसा काम करे जो इन्होंने। चलिए ठीक है, जल्दी से नीरज भाई बोल दीजिए। ठीक है नीरज जी बोल लीजिए, फिर मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। हाँ, कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे। पहले 1000 रुपया 5 साल में तो पंजाब में दे नहीं पाए, अभी बोल रहे सिलेंडर नहीं दे पाए। 15 लाख लोगों को सिलेंडर चला गया। कहाँ रहते हैं ये लोग, क्या सोचते हैं? 1000 नहीं दे पाए पंजाब में 5 साल में। नीतीश कुमार के साथ क्या किया आपने? आप बिल्कुल क्षमता नहीं रखते हो, आप लोग। सुन लो भाई। और रही बात केजरीवाल की बड़ी नहीं हुए हैं, 4 इंक्वायरी चल रही है, 4 इंक्वायरी चल रही है केजरीवाल पे 4 इंक्वायरी चल रही है। विनय सक्सेना जी को खुशी में मत रहो आपकी लोग, 4 इंक्वायरी चल रही है। पंजाब की बात करोगे, मैं बिहार की बात करूंगा। चलिए ठीक है ये चलिए ठीक है चलिए एक मिनट मनीष जी रुक जाइए, और भी 2 लोग हैं। महाराज रुक जाइए, नीरज तिवारी जी, मनीषा जी, अरे रुक जाइए दोनों को डाउन कीजिए। देखिए ठीक है नीरज जी एक मिनट। अच्छा नीरज तिवारी जी सर एक मिनट। ये बड़ी अच्छी बात है निरंजन पोद्दार जी कि नीतीश कुमार और वीके सक्सेना जी के सम्मान में आम आदमी पार्टी आई है मैदान में। ये अच्छा लग रहा है देख के। कहाँ नीतीश कुमार जी और वीके सक्सेना जी के बारे में कल तक क्या लोग बोल रहे थे, आज सम्मान में। अच्छी बात है, यही सियासत है। खैर विषयांतर हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मनीष भाई रुक जाइए, अरे रुक जाइए, इतना देर तो बोलने दिया आपको। आदेश जी सर, प्रश्न सीधा और स्पष्ट है कि परियोजनाएं आती हैं जाती हैं, और कई बार परियोजनाएं इसलिए भी अच्छी होती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये तो मास्टर प्लान का हिस्सा है, लेकिन उसका क्या एग्जीक्यूशन समय पर हुआ, समय से पहले हुआ, और क्या आप उसको उतनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा है? धर्मराज जी देखिए, मेट्रो दिल्ली की जरूरत है, लोगों के लिए एक सुविधा है, और इसकी जगह हम दिल्ली के तमाम मेट्रो की जगह चिन्हित कर ली थी जब अजय माकन यूडी मिनिस्टर थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये 3rd फेज काम था, 24,048 करोड़ रुपए इसकी लागत थी, लेकिन 2024 के शुरू में इसको कंप्लीट होना था, और लगभग जो है 2 साल से ज्यादा समय के बाद तैयार हुई है। इस पे 30 से 40% लागत ज्यादा आई। ये इस सरकार की उपलब्धि है। 50 किलोमीटर मेट्रो हमने फेज 2 के अंदर बनाई थी, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए थी 50 किलोमीटर की। ये 12.5 किलोमीटर का पैच है और इसकी लागत 30,000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। तो ये सीएजी की रिपोर्ट 2023 में सारे आंकड़े दिए हुए हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि सरकार की काम करने की जो शैली है वो आपके सामने है। 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जाके जब कोई डायरेक्शन दी, इंटरव्यू किया, तब जाके पैसा सैंक्शन हुआ, और आज ही ये कंप्लीट होने की दहलीज पे है। लेकिन मैं अनुरोध करते, जिस तरह से एयरपोर्ट की छत गिर गई, एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, जिस तरह के अशोक नगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे उद्घाटन किया, कुछ ही दिन बाद वहां की भी छत गिर गई। जगह जगह फ्लाईओवर गिर रहे हैं, जगह जगह रोड जो बनाते हैं तुरंत टूट जाते हैं। बहुत ही सुंदर भव्य अयोध्या के अंदर मंदिर बना, लेकिन बरसात आती है, पहली बरसात में मंदिर चूने लगता है। तो ये जो उज्जैन के अंदर महाकाल के मंदिर में थोड़ी सी आंधी आती है और सारी वो जो सजावट थी और मूर्तियां बनाई थी भगवान की, वो उड़ जाती हैं। तो इस सरकार का काम करने का तरीका ये है कि कोई भी चीज क्वालिटी के साथ तो है ही नहीं, और देरी हो जाती है, और उसके कारण उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये दिल्ली के लोगों की गाढ़ी कमाई का नुकसान होता है, और दिल्ली के लोगों को सालों साल जो है ट्रैफिक में और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार किसी भी काम को एज पर प्लान नहीं कर पाती। हमने दिल्ली में जब पहली मेट्रो बनाई थी, या जितने भी फ्लाईओवर बनाए धर्मराज जी, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि एक भी दिन मेट्रो का एक भी कार्य श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय में डिले नहीं हुआ, और सिर्फ 70 से ज्यादा हमने फ्लाईओवर बनाए थे। उनमें से एक फ्लाईओवर कुछ समय लेट हुआ था, एम्स वाला, बाकी एक भी फ्लाईओवर लेट नहीं हुआ।
क्योंकि जो पहला फ्लाईओवर लेट हुआ था वहां पे श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो एक्शन लिया और जो माइलस्टोन तय किए, उसका असर ये हुआ कि बाकी जितने भी फ्लाईओवर थे वो सारे समय के साथ बनके तैयार हुए। उनका उस पहली मीटिंग में जब उसको फाइनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को होनी थी, उसमें बुला के उसको और सारी कैबिनेट के बीच में वो लगाया और ये जानने का कारण, ये जानना चाहा कि किस वजह से ये फ्लाईओवर लेट हुआ और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही सारी बात आ गई थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने पैसा समय से दिया, PWD ने जो मटेरियल अपना देना था वो सब समय से दिया, लेकिन सारी बात घूम के कॉन्ट्रैक्टर पे आ गई थी। तो कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा था कि हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि जिस तरह से शादी की डेट होती है उस समय पे सब चीजें तैयार होनी चाहिए। अगर हम इस चीजों को वैसा नहीं करेंगे तो ये जो MOU आपके साथ करते हैं, जो एग्रीमेंट आपके साथ करते हैं, इस एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसमें एक क्लॉज थी कि अगर आप जितने दिन फ्लाईओवर बना के हमें पहले तैयार करके देंगे तो 10,000 रुपए पर डे का आपको रिवार्ड देंगे, और जितने दिन आप उसको लेट करेंगे 1 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी चार्ज करेंगे। ये पहले फ्लाईओवर की पेमेंट में फाइनल जब हुआ तो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने उनसे पेमेंट चार्ज किया, और जिसका बाद में लाभ ये मिला कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने हमें कोई काम लेट करके नहीं दिया। ये जानना चाहता, आज कहीं इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन के लिए कहा कि 2025 में कंप्लीट हो जाएगी, कहीं दिखता है आपको जो है? तो ये तो सोचकर करो कि उन समय पे श्रीमती शीला दीक्षित ने अच्छी नींव डाली जो समय से होता था, लेकिन उसी रास्ते पे चलते तो शायद अब भी समय पे होता, इन लोगों को 2 साल 3 साल का डिले नहीं देखना पड़ता। तो ये जो इनका काम करने का देश के लोगों को और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं, और आपने जिस नोट पे बात कही ना उसी नोट को मैं फॉरवर्ड करता हूं निरंजन जी की तरफ। निरंजन जी बताइए, क्या ये एक सतत प्रक्रिया है कि एक प्लान बना हुआ है, उस प्लान के तहत एक संस्था है DMRC, और DMRC जो काम करती है उसमें सेंटर का ज़्यादा रोल होता है और उसमें स्टेट का भी एक रोल रहता है कि कुछ पैसे स्टेट की तरफ से दी जाती है, सेंट्रल उसमें मोटा पैसा देता है, ज़्यादा पैसा देता है। तो उस नाते प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब यह है कि आप इसको कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम मानते हैं, जैसा कि बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार बताने की कोशिश कर रही है, या फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जो काम हो रहा है वो चल रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ढोल पीटने वाली बात नहीं है। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए धर्मराज जी, मैं तो यहां से शुरू करूंगा कि शुभस्य शीघ्रम। अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में हम उसके ऊपर बाकी की चीजों के ऊपर हम विचार कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो जितनी मेरी जानकारी है कि मदन लाल खुराना जी का देखा हुआ ये एक सपना था, उसके बाद में श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार ने मेट्रो को सींचा था, यानी कि उसको खाद पानी देकर के सींच करके, और जिस तरीके से उन्होंने मेट्रो का समझ लीजिए दिल्ली के अंदर एक स्थापना की, निश्चित रूप से आज ये उससे आगे की कड़ी चल रही है। और इसके अंदर जो वर्तमान सरकार जिस तरीके से अब ये परियोजना को विस्तार दे रही है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए धर्मराज जी, इसके अंदर आप किसी भी सरकार की महत्वता को कमतर नहीं कर सकते। इसके अंदर शीला दीक्षित जी ने जो किया वो भी प्रशंसनीय है, और जो वर्तमान सरकार कर रही है वो अति प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से इस चीज का फर्क पड़ता है धर्मराज जी, क्योंकि हमने बीच में 11 वर्ष दूसरी सरकार भी देखी है, जब केंद्र में अलग सरकार थी और राज्य में अलग सरकार थी, और केवल इन चीजों का झगड़ा चल रहा था कि भाई वो हमें काम नहीं करने दे रहा, वो हमें काम नहीं करने दे रहा। बहुत सारी परियोजना ऐसी भी है मेट्रो की जिनके अंदर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास पैसा है या नहीं है, हम आपके विज्ञापन बंद कर देंगे, लेकिन आपको मेट्रो के अंदर आपका जो स्टैग है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए सरकारें उस चीज के लिए सचेत हुई, हमने वो कार्य भी देखा। लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूर है कि देखिए, जो सोच और अप्रोच जो होती है धर्मराज जी, वो निश्चित रूप से मायने रखती है। और अगर हम परिवहन के क्षेत्र में देखें तो निश्चित रूप से जो मोदी सरकार है, यानी कि बीजेपी सरकार है,
उसका अभूतपूर्व काम है, चाहे वो दिल्ली और एनसीआर की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें। क्योंकि आप और हम सभी लोग जो है समझ लीजिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गंतव्य के ऊपर कहीं ना कहीं यात्रा हम लोग करते हैं। आज जिस तरीके से द्रुत गति से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी मैं बात करूं तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, और उसके बाद में जिस तरीके से एक बाहरी रिंग रोड एक और बना दी गई है, और उसके अलावा अब मेट्रो को भी रिंग रोड की तरह एक समझ लीजिए एक प्रारूप या यूं एक स्वरूप दिया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि इस चीज के लिए आप सरकार को ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार इस चीज के अंदर बड़ी जिसको कहते हैं फ्रंट फुट पे जाकर के काम करती है, जिसके जो स्वागत योग्य है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के तहत यहाँ पे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके दर्शकों के। देखिए, राजनीतिक दल होते हैं, वो अनर्गल बातें करके इधर उधर करके वो टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अगर तथ्यात्मक और रचनात्मक अगर आप आलोचना करेंगे तो निश्चित रूप से सरकारें भी उसको सुनेंगी और जनता के हित में उसके अंदर सुधार भी होगा। अब मैं जो अपना मेरे हिसाब से जो सुधार की आवश्यकता है या जो कमियां है, मैं उसके ऊपर उस विषय पे थोड़ा सा आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो कि जब मेट्रो का पहला और दूसरा फेज संचालित हो रहा था धर्मराज जी, उस समय डीएमआरसी ने कहा था कि जब हमारे पास प्रॉपर ट्रैफिक हो जाएगा तो हमारी जो परिचालन लागत है वो घटेगी, तो हम मेट्रो के किराए घटाएंगे। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूं कि उत्तरोत्तर किराए बढ़ाए जा रहे हैं। एक आम आदमी जो जिसको कहते हैं ना कि कॉमन मैन फ्रेंडली मेट्रो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा कॉमन मैन से थोड़ा सा दूर नजर आती है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से जो परिवहन की बसें हैं उनके समानांतर अगर सरकार मेट्रो का किराया करे तो कहीं ना कहीं इसकी सार्थकता और इसकी प्रामाणिकता और ज्यादा प्रभावशाली होगी, पहली बात। दूसरा, मेट्रो तो सरकार चालू कर रही है, लेकिन इसके साथ जो स्थानीय तौर पे जो गंतव्य होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने गंतव्य के लिए मेट्रो पकड़ता हूं धर्मराज जी, उसके बाद में मेरा 16 किलोमीटर का जो मेरा रास्ता है वो तो बहुत बढ़िया से कट जाएगा, बहुत शानदार वातावरण के अंदर, और जिसको कहते हैं बड़े समय के अनुसार मेरे को मेट्रो पहुंचा देगी। लेकिन वहां से जो 2-2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्थानीय रूप से जो मेरे को इंटीरियर में जाना है, जहां मेरा घर है, तो वहां के लिए जो फीडर बसें हैं, सरकार को उन फीडर बसों की भी संख्या और उन फीडर बसों की भी मात्रा इतनी करनी चाहिए कि आदमी अपने वाहन को निकालने के बजाय मेट्रो को ही ज्यादा प्राथमिकता दे। ठीक है। दूसरी मेरा यह मानना है। और तीसरा धर्मराज जी, जो मेट्रो के बाहर जो सरकार की जो कुव्यवस्थाएं हैं, सरकार उनके ऊपर भी एक बार विचार करे, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है जहां पे आप देखेंगे कि वहां की जो मेट्रो से जब आप निकल करके बाहर आते हैं तो उस समय जो आपको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से चाहे अनऑथराइज रिक्शा वाले हैं, अनऑथराइज ऑटो वाले हैं, अनऑथराइज जो तमाम जो जिस तरीके से वहां पे कुछ देखिए थोड़ा सा मामला भय का भी लगता है वहां पे, क्योंकि असामाजिक तत्वों का जिस तरीके से वहां पे जमावड़ा होता है मेट्रो स्टेशनों के बाहर। तो सरकार जब तक इन सारी चीजों को समावेशी रूप से, अगर समानांतर रूप से सब कुछ सारी चीजों को जब तक चलिए ठीक है सर नहीं करेगी, मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं उस नोट पे नीरज जी, जो आपत्तियां विशेष तौर पर आई हैं। आपत्तियां ये है, किसी ने ये नहीं कहा कि खराब काम हो रहा है, सबने कहा कि अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो नीरज तिवारी जी, प्रश्न ये है, जो आपत्तियां आई हैं विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, निरंजन जी ने कुछ सुझाव दिया, उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो आपत्तियां आई हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर आप क्या एड्रेस करेंगे कि एक प्रक्रियागत काम है, उसको प्रक्रियागत तौर पर देखा जाए, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? ये उनकी मूल आपत्ति का जो मुझे समझ में आया। आता हूं मनीषा जी, आता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, और शायद इस प्रक्रिया के हिस्से का जो अधिकार या प्रक्रिया का हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार भी इसकी भूमिका बहुत है, इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका होती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार हम केवल हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने की है। दोनों सरकारों की मिलने से और अच्छे माहौल में ये काम हो रहा है। सरकार तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था, सरकार तो पहले भी थी, लेकिन आप बताइए ना कि हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो आपके सामने अपना मैनिफेस्टो रख रहे हैं कि हम जो बोले हैं वो करेंगे और अपने कोशिश करेंगे कि अपने कार्यकाल में उसको पूर्ण कर दें। हमने तो यही कहा कि हमारा ये इतिहास रहा है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सत्ता हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। अगर सत्ता हमारी प्राथमिकता होती तो मैं 27 साल विपक्ष में रह के भी कोई किसी तरह का कोई दिल्ली की हरास के लिए या निगेटिव चीजों के लिए या दिल्ली को बर्बाद करके सत्ता में आने के लिए या दिल्ली को शराब की नगरी बना के, दिल्ली में भ्रष्टाचार करके, जमुना माँ की हत्या करके, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खत्म करके और शिक्षा में अव्यवस्था लाके, स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म करके तिवारी जी, अगर काम आपकी प्राथमिकता थी तो एलजी के माध्यम से आपने क्यों काम करवाया? अरे उसी एलजी के माध्यम से क्यों दिल्ली के कामों को आपने रोड़ा लगा लटकाया? क्यों दिल्ली के फंड को आपने लटकाया? अरे आप बोलते हैं सरकार प्राथमिकता नहीं है, आप बिहार में क्या कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? आप चोरी कर ले रहे हैं, आप तो सिंबल चोरी कर ले रहे हैं, बोलते हैं सरकार सुनिए हमारे सुनिए तो, अरे सुन लीजिए प्रदेश में क्या? अरे फिर बोलिएगा आप, सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? आप सुन लीजिए। आप गलत बोलेंगे थोड़ा सुनूंगा, नहीं बोलिए ना। अरे आप बताइए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना क्या दिल्ली का कर रहे हैं भाई? विनय सक्सेना के माध्यम से जो आपके केंद्र सरकार के नुमाइंदे थे उनके माध्यम से अरे 1000 तो दे नहीं पाए। क्या बकबक कर रहे हो यहाँ बैठ के? जो 1000 तो दे नहीं पाए पंजाब में, कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। नहीं, आप तुम लोगों को की तरफ भेज दिया जाता है। आपने दिल्ली के लोगों को काम तो रोका। जवाब धर्मराज जी पूछिए इस आप बोलिए ना भाई, आपने क्यों हटवा दिया? आपने मोहल्ला क्लिनिक्स में क्यों नहीं काम होने दिया? आप बताइए, आपने जो योग कर्मचारी का पेमेंट क्यों रोका? भ्रष्टाचार क्यों? दिल्ली को बर्बाद किए हो आप लोग, दिल्ली को नुकसान किए हो आप लोग। जनता ने सबक सिखाई है, आप बकवास कर रहे हैं। जनता ने सबक, जनता ने सुनिए, जनता सबक आपको सिखाएगी। हमारी सरकार की भी भूमिका है। फर्जीवाड़ा लोग ना, अगर आने वाले समय में आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी भी समय है, चेत जाइए, लोगों के प्रति काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। दे नहीं पाए 5 साल में, 1000 तो 5 साल में दे नहीं पाए। हमने तो सिलेंडर भी दे दिया, हमने तो 2500 का जो वादा किया उसका बजट भी रिलोकेट कर दिया, लिस्ट बन रहा है वो भी देंगे। हमने तो सब चीज दिया। हमने तो बोला है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा क्यों भेजे? नीतीश कुमार को राज्यसभा क्यों भेजे? ठीक है। अरे मनीष जी अपना, मनीष जी आप दाएं बाएं। अरे मनीष जी सुनिए एक मिनट, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मत कीजिए, फिर वो बंगाल मत जाइए। बिहार पे हम थोड़ी बात कर रहे हैं। इनको बोलिए ना कि दिल्ली पे बात करें। वो दिल्ली पे ही बोल रहे हैं, दिल्ली पे बात करने के लिए वो दिल्ली पे ही बोल रहे हैं। अब भाई साहब नीरज जी दिल्ली पे ही बोलिए, दिल्ली पे ही बोलिए, दाएं बाएं मत जाइए। हाँ दिल्ली पे बोलिए। इनसे पूछिए कि विनय सक्सेना के माध्यम से दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा क्यों लटकाया? अरे भाई क्यों डीटीसी मार्शल से उनके पैसे को रोका? चिल्लाने से तो होना नहीं है, जनता देख रही है कौन काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं तिवारी जी। ये आवाज, क्योंकि देखिए सच्चाई में है, सच्चाई में चिल्ला नहीं रहा हूं, आवाज अपने आप बढ़ जा रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एलजी के माध्यम से आज वो एलजी कहां चले गए जब यमुना सफाई नहीं हो रही है? आज वो एलजी कहां चले गए जब, क्या बोलता हूं, मार्शल की बात हो गई? आज वो एलजी कहां चले गए जब मोहल्ला क्लिनिक का पेमेंट नहीं हो रहा था? कहां चले गए भाई? यही है, यहाँ से लद्दाख गए हैं, लद्दाख की वादियों में। ठीक है, सुन लीजिए तो, जब काम हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं कि काम हो रहा है तो विपक्ष का काम वही करे। आप तो पॉजिटिव चीज करेंगे नहीं, आप तो इसको मानेंगे नहीं। हमने तो स्पष्ट कहा कि सिर्फ हम अपनी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं मेट्रो के लिए। हम तो हमेशा चाहते हैं दिल्ली वालों का भलाई हो, हम तो चाहते हैं कि उनको 2500 मिले, हम तो चाहते हैं कि उनको फ्री सिलेंडर भी मिले, हम तो चाहते हैं दिल्ली के हर सरकारी स्कूल का बच्चा बड़ा आदमी बने। अच्छा बोल रहे, ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या कहना है कि दिल्ली की बुराई हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है तो रोक दिया जाए? इससे दिल्ली की बुराई हो जाएगी? आप बोले दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहा है, ये दिल्ली की भलाई के लिए सारी बातें तो आप खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि आपने जो वादा किया है उसको आप जल्द से जल्द पूरा कर दें। हम तो बस इतना चाह रहे हैं ताकि अगली बार ये आपकी कोई भी नैतिकता नहीं है बोलने का, चाहे केजरीवाल जी का, जो 1 साल में 1000 रुपया पंजाब में नहीं दिया
और वो व्यक्ति ये बोले हमारे वादा के बारे में जो 1 साल में हमने 5। ये हमारी नैतिकता नहीं है, लेकिन ये आपकी नैतिकता है कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को आप तोड़ते हैं। ये आपकी नैतिकता है कि महाराष्ट्र में आप पार्टी चोरी करते हैं। ये आपकी नैतिकता है। नीरज जी, अरे क्या फाइट नहीं करना भाई, साल में 1000 रुपया करते रहोगे? करो। एक मनीष जी एक सवाल सुनिए। दिल्ली और एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली इंटरकनेक्टेड है एनसीआर का, विशेष तौर पर जो 4-5 जिले, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आपको कहां पर लूप होल्स दिख रहे हैं, कहां पर कमियां दिख रही है? जैसे अभी उदाहरण बताया ना निरंजन पोद्दार जी ने, तो थोड़ा पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। कहां व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है, सुझाव दीजिए। धर्मराज जी, ये उद्घाटन हो रहा है टीएमआरसी का, रिंग रोड बन रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों बाद जब फिर से विंटर सीजन आएगा और दिल्ली प्रदूषण के चपेट में आएगा, हम ये चाहते हैं, इस सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर समय रहते केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में ट्यूनिंग बैठाकर और दिल्ली वालों और सबका फिक्रमंद करके, अपना भी हमारा भी सबका, अगर इस पर कोई एक ठोस चीज एक बना पाते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाते, क्योंकि दिल्ली को किस प्रकार से प्रदूषण मुक्त किया जाए, बीजिंग फॉर्मूला को आप लोग पढ़ लिए होते, बीजिंग कुछ ठोस काम करे जिससे सब लोगों को राहत हो और दिल्ली वाले को भरोसा हो ये सरकार उनके लिए काम कर रही है। तो इसके साथ साथ, क्योंकि प्रदूषण बहुत बड़ा मामला है, डीएमआरसी का ये जो रिंग रोड बन रहा है, इससे कितना प्रदूषण पर लगाम लगेगा ये भी सरकार बताए, और इसके लिए आने वाले समय में जो प्रदूषण बढ़ेगा, इस बार आपने देखा कि किस प्रकार से AQI 700, 800, 900 चला गया था। ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था AQI में, लेकिन जब वास्तविकता यही है तो हम आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो लोगों को फायदा मिलेगा, दिल्ली वालों को फायदा मिलेगा और दिल्ली प्रदूषण के मार से राहत मिलेगा। ठीक है। मैंने कहा ना थोड़ा पॉजिटिव, आरोप प्रत्यारोप से इतर कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें भी होनी चाहिए। जी नीरज जी। नहीं, मैं प्रदूषण पर भी आपको बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं। सुनिए 1 मिनट। प्रदूषण के मामले में हमने शुरू में ही आपको बताया, इन्होंने 11 साल में 2000 बसें भी नहीं ला पाए, लेकिन हम 1 साल में 2000 बस ले आए। अभी पोद्दार जी सही बोल रहे थे कि शटल बस और जो मेट्रो से जो कनेक्टिविटी होती है, उसमें भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि उसमें भी हम ऐसा व्यवस्था करें जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी जो जनता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, सुरक्षित अपने कनेक्टिविटी से अपने कॉलोनी तक जाए। उस पर मेरा काम चल रहा है। इससे प्रदूषण कम हो जाएगा तिवारी जी, प्रदूषण कम हो जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं, अरे सुनिए तो, प्रदूषण पर आपको मालूम नहीं है, प्रदूषण पर अभी 48 हेक्टेयर जंगल को खत्म किया गया है, कचरा को, और वहां पर प्लांटेशन हो रहा है। आप जाकर देखिए उस चीज को। आप लोग देखेंगे तो नहीं, सिर्फ चिल्लाएंगे। हम तो एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए तिवारी जी कि इस भलसवा के कूड़े को आपने कहा, फिर आप बीच में बोलने लगे, अगर आप इस बीमारी बंद, अरे भाई फिर बीच में बोलने लगे आप सुनिए तो सुनने की सफर किए। तिवारी जी, मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप टोकिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। वो आपका सरकार, सुनिए, आपकी पार्टी की बात है, आप गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना कि नहीं सुन रहे हैं? हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम बोलेंगे, उस पर जवाब देंगे। तो ये समझिए, इस तरह की चरित्र का आप उदाहरण दीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह चिल्लाने से ये सब चीज साबित हो जाता है। अगर हम जोर से बोल दें, चिल्ला दें तो हमारी गलत बात साबित हो जाएगी। आप बोलिए, आप बस हमें ये बताइए ना, हम लोग काफी परेशान है प्रदूषण से, किस प्रकार से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, 4 इंजन की सरकार। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। मैं सर ज्यादा नहीं, ये सर समय खराब हो रहा है, 11 साल में नहीं किया, ये ज्यादा 1 साल में किया, 11 साल में आपने नहीं किया। मनीष जी, नीरज जी, 1 मिनट, दोनों कोटे कम कीजिए। नहीं, ये तरीका नहीं है। आप लोग एक दूसरे में बहुत काउंटर कर रहे हैं और इससे चीजें खराब हो रही है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, पब्लिक क्या समझेगी। एक बात बताइए आदेश भारद्वाज जी, हमने बहुत कुछ बात की। मैं चाहता हूं ना कि थोड़ी, ऐसा नहीं है कि देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीति तो करेंगे ही, राजनीतिक बातें होंगी ही, बट उसके साथ साथ आप जब आरोप लगाएं
तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दें कि क्या हो सकता है, कहां पर कमियां हैं, उस कमियों की तरफ दिखाएं, बताएं। तो आपके हिसाब से सर कि जैसे आपने पूर्व में बताया कि मेट्रो के जो विस्तार की गति है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, जो आपने पूर्व में अपनी बात कही कि जो गति होनी चाहिए वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा, तो क्या बेटरमेंट हो सकता है दिल्ली के और एनसीआर के चैलेंजेस को देखते हुए? धर्मराज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है और यही हमें करना चाहिए। एक्चुअली यही करते हैं। आज तक सरकारों यही दृष्टिकोण था कि विपक्षी आवाज को भी सुनते थे, लोगों की आवाज को भी सुनते थे, और कहीं ना कहीं उसको सुनने के बाद सरकार को यह आभास होता था कि शायद हमारे से कहीं कोई चूक रही है या हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंची है, तो हमें इसको एग्जामिन करा लेना चाहिए, और उससे सुधार, कंक्रीट सुधार होता था। ये वास्तविकता है, और हम अगर ये सब कर पाए तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कम से कम शीला दीक्षित जी ने और हमारे नेताओं ने यही आचरण रखा। राजीव गांधी जी थे, तमाम लोग थे, यही आचरण। राजीव गांधी जी का नाम मैंने इसलिए जोड़ा कि मैं पोदार जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहला डेलीगेशन, माधवराव सिंधिया सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और जगमोहन जी दिल्ली के कार्यकारी पार्षद होते थे, तब मैं विधानसभा नहीं होती थी, तो जगप्रवेश जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था जो जापान में मेट्रो को देख के आया था, और उसने लाके अपने सबमिट की थी। तब से ये काम चल रहा है, और मुझे कम से कम ये गौरव है कि शीला दीक्षित जी ने मुझे वाइस चेयरमैन के रूप में शाहदरा लगाया हुआ था मंडी के अंदर, जहां से पहली मेट्रो निकली धर्मराज जी, वहां वो मंडी के बीच में से जगह आइडेंटिफाई की हुई थी। हमने उस 1 एकड़ की शाहदरा की मंडी को डीडीए से बात करके, तमाम जगहों पे बात करके, उस मंडी को 35 एकड़ जगह में शिफ्ट किया, जो गाजीपुर के नाम से जानी जाती है, और पहली मेट्रो जो है वहां से शाहदरा से आईएसबीटी चली थी, जिसका उद्घाटन 24/12/2002 को किया गया था। तो ये मैं आपको बता रहा हूं पोदार साहब कि ये सारा काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। ये राजीव गांधी जी का विजन था, माधवराव सिंधिया जी का विजन था, जो दोनों व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नहीं है, जो पहले डेलीगेशन के चेयरमैन के रूप में वहां गए थे जो है। तो ये तमाम लोगों 1986-87 में ये प्लान किया था, और 84 के अंदर ही पहली मेट्रो कलकत्ता में चली थी। तो ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं और उसमें और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी बात आप कहो तो उसको निंदा के रूप में लिया जाता है, उसको सुझाव के रूप में नहीं लिया जाता। मैं तो तिवारी जी को अनुरोध करता हूं कि तिवारी जी, आपका भी एरिया सारा देखा हुआ है, जहां पे ये मेट्रो जो स्टेशन बने हैं, एक भी जगह पे कहीं पे कोई एक भी स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी धर्मराज जी ने कहा। तो मेरा अनुरोध है कि वहां एक्टिविटी ठीक से की जाए। इस मेट्रो के पहुंचने तक के जितने रास्ते हैं बुराड़ी में, अगर आप बात करें तो तमाम रास्ते टूटे हुए हैं। कम से कम 5-7 किलोमीटर का एरिया तो रास्ते ठीक करा दें, और वहां पे पार्किंग की व्यवस्था करवा दें, कुछ साइन बोर्ड्स लगा दें, कुछ लोगों को जो है जानकारी मिले, तो वो सब चीजें वहां पे, सेफ्टी के फीचर्स, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। वो रत्ती भर वहां पे अभी कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा सुझाव है। तो समय लगता है थोड़ा सा जो है, लेकिन समय रहते हुए हो जानी चाहिए जो है, जो भी दिख नहीं रही। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी, ठीक है, ये निरंजन जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक नोट आप इस पे भी बात कीजिएगा कि वर्तमान जो सरकार है, इनके बहुत सारे लोग, इनके बारे में तो अच्छी बुरी हर तरीके की बातें कही जाती हैं, तो लेकिन मोटे तौर पर जो इनके लिए बात कही जाती है कि ये लोग एक होता है ना कि हर चीज को किंग साइज करने की कोशिश करते हैं। आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में, जिस नजरिए से आप देखना चाहे आप देख लीजिए, जो करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उसका भी सेटबैक होता है। क्योंकि होता क्या कि आपने जब इसको दिखाया तो आपके काम पर भी कुछ नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं, कमियां ढूंढने वाले लोग हैं, वो कहीं से एक आध कमी ढूंढ लाएंगे और वो आपके सामने परोस देंगे कि भाई ये कमियां रही। वो भी अच्छी चीज है, कमियां लानी चाहिए, लेकिन वो कमियां इसलिए और बड़ी लगने लगती हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से ढोल नगाड़ा बजाया है, उसके बाद तो लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, 100 में 100 वाला मामला है। धर्मराज जी, आपने बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत बारीक सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं इस बात के अंदर एक चीज मैं बताऊंगा। अभी आदेश भारद्वाज जी बोल रहे थे,
बहुत सुलझे हुए वक्ता और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। निश्चित रूप से धर्मराज जी, इस चीज से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जो वर्तमान जो दिल्ली है, इसके अगर कोई शिल्पकार है तो वो शीला दीक्षित जी की 15 वर्ष की सरकार है। जो फ्लाईओवर बने हुए जिस तरीके से, मैं तो कई बार इस चीज को अपने व्यक्तिगत बातचीत में मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आज हम दिल्ली में समझ लीजिए जितना भी चल पा रहे हैं, इसके अंदर हमें शीला दीक्षित जी के ऋणी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहीं कम से कम, लेकिन उनका चक्कर क्या था कि उस समय 2011-12 से पहले की जो राजनीति थी धर्मराज जी, उसके अंदर प्रचार कम था और कार्य जो है उसकी प्रधानता थी। और इसका एग्जाम्पल आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि 2012 से पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन का बजट था वो केवल 92 करोड़ रुपए का था। और जैसे ही राजनीति बदलने आने वाली पार्टी जो है दिल्ली की सरकार में आई, उन्होंने 528 करोड़ रुपया प्रचार का जो फंड है उसको 528 करोड़ रुपया कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, और आज अगर आप इस पार्टी की बात करें, उस पार्टी की बात करें, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं हमाम में सारे निर्वस्त्र है। आप मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना में अगर कोई फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, उसका दिल्ली के अखबारों के अंदर फ्रंट पेज, फुल पेज उसका ऐड लगता है। क्या मतलब है इस बात का? लेकिन भाई सीधी बात आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में ये हो गया कि करो कम और दिखाओ ज्यादा, और इसके अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर एक तरीके की प्रतिस्पर्धा सी हो गई। तो निश्चित रूप से इसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और ये इस चीज का अगर श्रेय किसी को जाता है, यानी कि ज्यादा प्रचार कम, यानी कि जिसको कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं ना हिलती ज्यादा है चलती कम है, उस टाइप की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं 2013-14 के बाद में उत्पन्न हुई है। तो इसका क्रेडिट किनको जाता है? जो वर्तमान के अंदर जो नई राजनीतिक जिसको कहते हैं जो राजनीति विकसित हुई, उसको हम ये बात कह सकते हैं। अब आप सहसा अंदाजा लगा लीजिए इसको श्रेय किसको जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं कि विपक्ष का काम केवल गाल बजाना नहीं होता, विपक्ष का काम समालोचना, विपक्ष का काम तथ्यात्मक आलोचना। और अभी जैसे आपने एक प्रश्न आदेश जी से करा था, उसी के अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं धर्मराज जी। और नीरज तिवारी जी अपनी सरकार से बात करें, पार्टी को अपनी अवगत करवाएं कि रात को 11 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक मेट्रो का परिचालन बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहीं मेट्रो से जाने की सोचता हूं और वहां से आने में मेरे को अगर किसी कार्यवश विलंब हो जाता है, तो उसके बाद में मेरा मालिक कौन, मेरा यानी कि मेरे को देखने वाला कौन? तो सरकार को इन चीजों को भी देखना चाहिए कि आप मेट्रो चालू कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी जो परिचालन की जो कमियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त कीजिए। रात को 11 बजे के बाद में जो आपका मेट्रो का परिचालन बंद हो जाता है, उसके अंदर आप सर्विसेज कम कर दीजिए। जिस तरीके से 3 मिनट में एक गाड़ी चलती है, आप 20 मिनट में एक गाड़ी चलाइए, 15 मिनट में एक गाड़ी चलाइए, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद ना हो। एक ये भी मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ी त्रुटि है। और इन चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से जब विपक्ष भी ऐसी चीजों पर चर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं जनता का भी फायदा होगा और सरकारों को सुधार करने के लिए प्रेरणा मिलती है, उनको एक सुझाव मिलते हैं। चलिए नीरज जी, अब आखिर में एक जल्दी से रिस्पांस कर दीजिएगा आप कि ये जो आपत्तियां आ रही हैं, हाँ जल्दी पूछ लीजिए सर, 30 सेकंड आप जवाब दे देंगे। धर्मराज जी, जो ये मेट्रो का जो ये सुविधा चालू होने वाला है, इसके साथ साथ मैं आप सभी साथियों का एक महत्वपूर्ण बात जो छूट गया है इस चर्चा में, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, मेट्रो मैन श्रीधरन का, जिनका योगदान को कोई कम नहीं आंक सकता और उनको जो उचित सम्मान दिया जाए। मेट्रो मैन, अगर ये मेट्रो का विस्तार हो रहा है देश में पहली, तो मेट्रो मैन जो श्रीधरन है, जिनका विजन जो है, उसके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता और उनको उचित सम्मान को दिया जाए। ठीक है। धर्मराज जी, श्रीधरन जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट पे चुनाव लड़वाया। आप फिर चुनाव पे आ जाते हैं। मैं सम्मान की बात करता हूँ, इनका जो है ना हमेशा ध्यान कुर्सी पे जाता है, इसलिए दिक्कत ये बात है। मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। मैं सम्मान किस, अरे मनीष जी बता दीजिए किस तरीके से सम्मान उनका होगा, बता दीजिए। सम्मान वैसा ही होता है
इनकी नजर में सम्मान वैसा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरे आपके नजर में सुनिए आपके नजर में सम्मान क्या है, क्या करे जो सम्मान होगा बताइए। हमारे नजर में सम्मान ये है कि जब ये उद्घाटन हो तो उनके योगदान को याद दिलाया जाए, उनके चीजों को, उनके विजन को, मेट्रो मैन श्रीधरन जो उन्होंने काम किया है तो उनको तो बोला जाता है क्या? आदेश जी आप भी सर 10 सेकंड समय मुझे लगातार बोला जा रहा है खत्म करने के लिए, जल्दी से 10 सेकंड। वाकई श्रीधरन जी सम्मान के हकदार है, लेकिन उस सम्मान के लिए श्रीमती शीला दीक्षित भी उतने ही हकदार है, क्योंकि अरे सर वो तो कई बार हमने बोला है, निरंजन जी ने कह दिया कि वर्तमान दिल्ली के शिल्पकार है, नई दिल्ली जो दिल्ली का वर्तमान दिल्ली है उसके शिल्पकार हैं। तिवारी जी 10 सेकंड सर, समय नहीं है, 10 सेकंड। देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मेट्रो परियोजना का जो परिकल्पना था वो माननीय मदन लाल खुराना जी ने देखा था और उसका ब्लूप्रिंट सुषमा स्वराज जी ने तैयार किया था। ठीक है, शीला जी ने क्रियान्वयन किया, मैं उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, उनकी भी बहुत भूमिका है, लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो सुषमा स्वराज जी। चलिए सर, अब बात वही आ जाएगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो कहां तक जाएगी? किसने सोचा था, किसने टीम भेजा, किसने लाया, किसने शुरू किया, मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है कि क्रियान्वयन कौन हो रहा है, फीता कौन काट रहा है, आदमी उसको याद रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शीला जी ने इसमें कोई फनबट नहीं है, बीजेपी के भी कई लोग हैं जो पुराने लोग हैं, नए लोगों में भी शीला दीक्षित की प्रशंसा सभी लोग करते हैं।